Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with our ultimate revision series for class 10th. हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर बेसिकली कम से कम डेटा लिखने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और इमेजेस को यूज़ करने की कोशिश की ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो. थोड़ा सा जल्दी करेंगे रिवीजन क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और समय बहुत कम है. ठीक है, और अगर मैं इन चैप्टर्स को भी मतलब इस रिवीजन में भी अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी तो प्रॉब्लमेटिक होगा. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं पहले कि रिसोर्स क्या है. रिसोर्स का मतलब वो हर चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है. राइट, लेकिन इसके साथ 3 डिटेल्स जुड़े हुए हैं. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब आप उसको एक्सेस कर पाओ, पहुंच होनी चाहिए आपकी. देन इकोनॉमिकली फीजिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको यूज़ करने में आप कंगाल हो जा रहे हो. इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी को लेकर ऑब्जेक्शनेबल हो. गेटिंग, तो उस चीज़ को आप कह देते हैं रिसोर्स. अब रिसोर्स के डेवलपमेंट से क्या परेशानी होती है? परेशानी तब होती है जब हम इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं. राइट, इंडिस्क्रिमिनेट का यूज़ करने का मतलब है बिना प्लानिंग के काम करना. ठीक है, अब बिना प्लानिंग के काम करोगे तो गड़बड़ होगी, मतलब प्रॉब्लम्स. कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? डिप्लीशन होगा. डिप्लीशन का मतलब है किसी भी चीज़ का कम होना, है ना, क्वांटिटी वाइज किसी भी चीज़ का कम होना. क्यों होगा कम? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीड को नहीं. ठीक है, नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए रिसोर्सेज को, लेकिन वो ग्रीड को सेटिस्फाई करेंगे तो डिप्लीट होंगे. सोसाइटल डिवीजन मतलब हैव्स और हैव नॉट्स, रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जाता है अगर कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज होते हैं तो. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना. देन इकोलॉजिकल क्राइसिस, ऑब्वियस ही बात है, डिप्लीशन होगा, सोसाइटल डिवीजन होगा, तो नॉट सोसाइटल डिवीजन से उतनी परेशानी नहीं है जितनी ज़्यादा डिप्लीशन से है. ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल क्राइसिस. कैसे क्राइसिस? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा और लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड की क्वालिटी ख़राब होगी. ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे मैंने ये ANS का मतलब क्या है? NCERT कुछ ऐसे आपको लाइंस देती है, कुछ ऐसे सेगमेंट्स देती है जिनको आप अपने अगर आंसर में मेंशन करते हैं तो आपको एज मिलती है. ठीक है, मतलब एज मिलने का मतलब है कि आपके आंसर से पढ़ने वाला इम्प्रेस होता है. राइट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो ज़रूरी है ताकि सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और ग्लोबल पीस बना रहे. सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है. राइट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए किया जाता है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप आज डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन फ्यूचर के नीड्स के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो. ठीक है, आप अगर ऐसा डेवलपमेंट करते हैं जो आज की नीड्स को तो सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट, इसके लिए क्या ज़रूरी है? रिसोर्स प्लानिंग. गेटिंग, चलो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा हौच पौच नज़र आ सकता है. इसका कारण ये है कि मैंने सोचा था जब मेरा iPad आ जाएगा तो मैं उसमें ही नोट्स बनाकर समझाऊंगी, लेकिन क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है और इतना टाइम नहीं है तो मैं अपने बनाए हुए नोट्स को ही PDF बनाकर इसमें पढ़ा रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इसके साथ आपको बेयर करना पड़ेगा. देखो, अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या था? ये एक तरीके से आप मान सकते हैं असेंबली या मीटिंग थी. ठीक है, कहाँ पर हुई? रियो डी जेनेरियो है आपका ब्राज़ील में, और ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. गेटिंग, तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में हुआ. लगभग 100 कंट्रीज से लीडर्स यहाँ पर आए. ठीक, क्यों आए थे? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ग्लोबल लेवल पर, इन्वायरमेंट में जितनी भी परेशानियाँ हो रही थी, जितने भी क्राइसिस हो रहे थे, उनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक मीटिंग रखी जिसका नाम रखा फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. ठीक है, मतलब पूरे अर्थ को लेकर कंसर्न थे यहाँ पर लोग. गेटिंग, देन दे साइंड अ डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ग्लोबली, है ना, पूरी अर्थ जो है उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है यहाँ पर, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. राइट, कब हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा? 1992, और मेन है तो आप ये जगह का नाम याद रख सकते हैं, ब्राज़ील. देन
इसमें ही एक और काम किया, दैट इज एजेंडा 21। सॉरी, एजेंडा 21 क्या था? इसको UNCED दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया एजेंडा 21 पर। ठीक, इसका एम क्या था? टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ग्लोबली हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है सारी कंट्रीज़ को मिलकर। ठीक है, और कैसे करेंगे? किन चीज़ों से कॉम्बैट करके? इन्वायरमेंटल डैमेज से लड़कर, है ना, डिजीजेस जो ग्लोबल कोऑपरेशन से रुक सकते हैं या उनको हम बचा सकते हैं, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना। ठीक है, और म्यूचुअल नीड्स को अंडरस्टैंड करना, प्लस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सारी कंट्रीज़ मिलकर शेयर करेंगी तभी जाकर हम पूरे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को बचा पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एक दो कंट्रीज़ मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को बचाने की कोशिश कर रही हैं और बाकी कंट्रीज़ पोल्यूशन पे पोल्यूशन कर रही हैं, तो भी ग्लोबली आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। एक और मेजर ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 चाहता था, मतलब ये ग्रुप चाहता था कि हर लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो आपकी पंचायत होती हैं या फिर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये क्या करें? अपना खुद का एजेंडा 21 बनाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विलेजेस जैसी या छोटे छोटे टाउन्स जैसी जगह पर अगर अचीव होगा तो पूरी सिटीज़, पूरी कंट्री में भी अचीव होगा। गेटिंग? चल नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अब ये सब चीज़ें अचीव कैसे होंगी? रिसोर्स प्लानिंग से। अभी हमने देखा बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़। जुडिशियस का मतलब क्या है? ऐसा यूज़ करना जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सही तरीका जो है वो सही है। ठीक, फिर कारण क्या है? रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, रिसोर्सेज सारी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जैसे MP, झारखंड और छत्तीसगढ़ है, ये मिनरल्स में रिच है, कोल में रिच है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश पानी में रिच है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पुअर है। राजस्थान को देखें अगर आप, सोलर और विंड एनर्जी भरपूर मिल जाएगी क्योंकि हॉट क्लाइमेट है और यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलेगी, और वाटर रिसोर्सेज में पुअर है। लद्दाख कल्चरल हेरिटेज में बहुत ज़्यादा है, रादर नॉर्थ वाला जो हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ों में कमज़ोर है। राइट, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, है ना, अगर हम इस मैप को देखें तो ये है आपका लद्दाख जिसके बारे में हमने बात की, ये राजस्थान रीजन, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी मिल जाएगी हमको भरपूर मात्रा में, लेकिन पानी कम मिलेगा। ठीक है, बिकॉज रेनफॉल नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश की बात की हमने, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से एंटर करती है तो पानी भरपूर मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो हमारा नेक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो नेक है, छोटा सा हिस्सा जहाँ पर यहाँ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ को पहुँचाने में हमको परेशानी होती है। राइट, दैट इज़ वाई रिसोर्सेज जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, क्योंकि नेचर ने उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। फिर रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को स्किल्स आनी चाहिए और साथ में हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो रिसोर्सेज के बारे में रिसर्च कर सकें और उनको डेवलप करने का काम कर सकें। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो फिर आप उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। और मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, पूरी कंट्री जो है उसके डेवलपमेंट प्लान क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपके रिसोर्सेज के प्लान होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे वो एक कंट्री के ही काम आएंगे। गेटिंग? अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? कॉलोनियलिज्म। मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को या अफ्रीका को या बाकी जितनी भी कॉलोनीज उसने बनाई, उसको क्यों बनाया? क्योंकि ब्रिटेन के पास नहीं थे रिसोर्सेस, है ना, क्योंकि ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में थे और वहाँ पर इनको क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए, प्लस छोटी सी कंट्री है, तो उन्होंने सोचा कि भैया फिर तो एक काम करते हैं, ऐसी कंट्री के पास जाते हैं जिसके पास क्या होंगे? रिसोर्सेज, और वहाँ के रिसोर्सेज को हम प्लान करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे। राइट, काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। अब रात के 11:30 बजे भी अगर शांति नहीं होती है तो फिर आई डोंट नो।
देन अनदर एक और एज वाली स्टेटमेंट आपके पास आती है कि भाई गांधी जी ने कहा था कि सबकी नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। गेटिंग? फिर इनकी आइडियोलॉजी पर एक और बुक बनी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में आएगा, अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। गेटिंग? अब लैंड रिसोर्सेज को देखते हैं। लैंड रिसोर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर हो पा रहा है, सब कुछ लैंड के ही तो कारण पॉसिबल है, लैंड नहीं होता तो नहीं हो पाता, ठीक है। प्लस लैंड के ऊपर बहुत सारे रिलीफ्स हैं नेचुरल, जिनको आप फिजिकल फीचर्स बोलते हैं, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, राइट। ये सब के सब जो हैं ये अपने आप में एज अ रिसोर्स क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि लैंड एज अ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबको सपोर्ट कर पा रहा है। इंडिया का मैप हमने देख लिया, सॉरी, लैंड यूटिलाइजेशन। अब हमें पता है कि लैंड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना। देखो, फॉरेस्ट एरियाज नेचुरल है, ठीक, फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट नहीं है लेकिन कल्टीवेशन भी नहीं कर रहे हम, या तो आप उनको बैरन या वेस्टलैंड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी नहीं है या वो ख़राब प्रकार के लैंड है। गेटिंग? और दूसरा, रोड्स, फैक्ट्रीज, हाउसेज, सोसाइटीज़, ये सारी जगह जहाँ पर बनी है तो वहाँ पर भी कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। वेस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कल्टीवेशन तो नहीं कर रहे हम इस पर। गेटिंग? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन से होंगे? परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर लोग अपने जानवरों को, कैटल्स को चराने के लिए लेकर जा रहे हैं। देन मिसलेनियस क्रॉप ग्रूव्स, जो क्या कर रहे हैं? अनवांटेडली कहीं पर भी ग्रो हो जा रहे हैं, इनको कोई एड नहीं दे रहा है, कोई मदद नहीं, पानी नहीं दे रहा, धूप नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, ये नेचुरली ग्रो कर जा रहे हैं। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड है, क्यों? क्योंकि कोई कल्टीवेट नहीं कर रहा, लेकिन इनकी ऐसा नहीं है कि इनका जो लैंड क्वालिटी है वो ख़राब है, राइट। इनको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब तक किसी ने इनको कल्टीवेट नहीं किया, ठीक है। फैलो लैंड का मतलब ये होता है कि जो खाली है, ठीक है। अब इसमें भी 2 प्रकार के हैं, करंट फैलो, जिसको 1 साल से कल्टीवेट नहीं किया है या उससे कम, राइट, और अदर देन करंट फैलो कौन से होते हैं? जिनको 1 से लेके 5 साल के बीच में कल्टीवेट नहीं किया गया है, लेकिन एग्रीकल्चरल ईयर बोल रहे हैं, समझे? मतलब ऐसा समय जब आप एग्रीकल्चर कर सकते हो इन लैंड्स के ऊपर, लेकिन नहीं किया गया है। ओके, नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया का मतलब वो एरिया जिसमें एटलीस्ट साल में एक बार तो क्रॉप लगाई ही जाती है, ठीक है। ये जब डेटा इकट्ठा करते हैं तब नेट सोन एरिया का काम आता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? नेट सोन एरिया मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब साल में एक बार जहाँ पर क्रॉप लगाई है उसको तो आप नेट सोन एरिया मान ही रहे हो, उसमें जहाँ पर आपने साल में 1 से ज़्यादा बार क्रॉप लगाई है उसको भी जब जोड़ देते हैं तब हम उसको कहेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है आपको लगे, लेकिन अगर हमें सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब लैंड यूज़ पैटर्न भी है, मतलब हमारे यहाँ पर लैंड को यूज़ करने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। ये क्या तरीका है? देखो, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इंडिया का टोटल जो लैंड एरिया है वो क्या है। टोटल लैंड मास हमारा कवर हो जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे इंडिया का पूरा लैंड मास है, राइट। लेकिन हमारे पास डेटा इसमें से कितना है? सिर्फ और सिर्फ 93%। बाकी एरियाज का क्यों नहीं है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम को छोड़ के बाकी जो 6 स्टेट्स हैं उनका इम्प्रॉपर डेटा हमारे पास है, इनकम्प्लीट डेटा है। कारण क्या है? फिजिकली थोड़े से डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, वहाँ पर ज़्यादा सर्वे पॉसिबल नहीं हो पाता। देन एरियाज़ ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरफ से कुछ हिस्सा जिसको आप POK बोलते हैं, ये आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, और इस तरफ से जिसको ये वाला जो हिस्सा है इसको चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, इसको आप बोलते हैं अक्साई चिन। गेटिंग? तो इस एरिया का भी हमारे पास डेटा नहीं है अगर हम लैंड यूज़ की बात करते हैं तो। ओके, चलो, मोस्टली अदर देन करंट फैलो, पुअर क्वालिटी के जो लैंड है या फिर जिनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो उनको कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं,
राइट, क्योंकि कल्टीवेशन का कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कल्टीवेट करने वाले व्यक्ति को उसका कॉस्ट उठाना पड़ता है और उसका प्रॉफिट कम होगा, राइट। तो यहाँ पर समस्या बनती है। फिर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन 2 or 3 years। नेट सोन एरिया जो है वो भी अलग अलग होता है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में जितनी भी ज़मीन है उसको यूज़ करने का सारे स्टेट्स का तरीका एक है, अलग अलग है। नेट सोन एरिया हर जगह पे अलग है। जैसे पंजाब में साल भर में 80% एरिया ऐसा है जिसमें लगभग एक बार तो क्रॉप लगती ही लगती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, जो कि सारे के सारे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, इनमें, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लिखा है मैंने, ठीक है, अपनी भाषा में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सब के सब लगभग सिर्फ 10% एरिया ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें ये साल भर में एक बार क्रॉप लगाते हैं, राइट। नॉट एग्जैक्टली 10 सारे में, लेकिन किसी में 10, किसी में 12, अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो वो उतना ही है, गेटिंग। और जितना फॉरेस्ट एरिया हमें इंडिया के एरिया के हिसाब से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, लेस है, राइट। मतलब वी नीड मोर फॉरेस्ट, वी नीड मोर कल्टिवेशन। देन क्यों ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, फैलो लैंड क्यों है या अनकल्टिवेटेड लैंड क्यों है, उसकी समस्या एक ये भी है कि लैंड जो है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खराब होना, राइट। देखो अगेन 2 सेंटेंस हमारे पास हैं, अगर आप ध्यान में रख सकते हैं अच्छी बात है, हालांकि बहुत सिंपल होते हैं, खुद के वर्ड्स में भी लिखोगे तो भी बढ़िया है। 95% जो ह्यूमन की बेसिक नीड है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, है ना, जितनी भी चीज़ें आपको लग रही हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादातर हमको कहाँ से मिल रहे हैं, लैंड। लेकिन हम उस ही लैंड को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैंड डिग्रेड नहीं कर रही, वो क्या करती हैं, जो नेचुरल फोर्सेस की स्पीड को बढ़ा दे रही हैं लैंड को और ज़्यादा डिग्रेड करने में। अब ये तो थी हमारी प्रॉब्लम, राइट। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने से कुछ भी नहीं होता, वी नीड टू हैव द सोल्यूशन टू, ठीक है। अब हम ये सोल्यूशन कहाँ से निकालते हैं, कंजर्वेशन से, कि भैया प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन क्या है, कंजर्वेशन करना, ठीक है। कंजर्वेशन कैसे होगा, एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ काट रहे हो, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है, पेड़ लगाओ। ग्रेजिंग लैंड्स को मैनेज करो ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो और सॉइल इरोजन ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, अगर वेस्ट लैंड है तो वेस्ट लैंड का भी तो दूसरा यूज़ किया जा सकता है ना। ऐसी जगह को बचाना चाहिए जो फर्टाइल है या जिस पे कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन अगर उस पर लोग घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो वो नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। जबकि वेस्ट लैंड पर ही सारे काम कराने चाहिए। देन माइनिंग एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करना, जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या फिर पोल्यूटेड वाटर, यूज्ड वाटर इंडस्ट्रीज़ में से जा रहा है और पानी में मिल रहा है, रिवर वाटर में मिल रहा है, पॉन्ड्स में मिल रहा है, लेक्स में मिल रहा है, उसको रोकना चाहिए और उसका पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वाटर पोल्यूशन बच सके। और साथ में फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो जा रहे हैं वो भी जो डैमेज करते हैं आपकी वाटर बॉडीज़ को, वो भी हम बचा सकें। सो दिस वॉज अबाउट द कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, राइट। अब देखो यहाँ से आपको एक अलग तरीका पढ़ने का समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि नोट्स इस तरीके से बने कि लास्ट मोमेंट पे अगर आप चाहें तो आप 5-10 मिनट में चैप्टर आराम से रिवाइज़ कर लें। अगर यही चीज़ हम पैरा वाइज लिखते, है ना, पैराग्राफ वाइज अगर हम इस चैप्टर को लिखते तो मुश्किल होता, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं फ्लो चार्ट्स के या माइंड मैप्स के फॉर्म में। चलो सॉइल एज अ रिसोर्स देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि बिना सॉइल के क्या नहीं होगा, कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर नहीं होगा, राइट। जैसे लैंड इंपॉर्टेंट है वैसे ही सॉइल इंपॉर्टेंट है। फिर सॉइल क्या कर रही है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, और साथ में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज जो हैं, जो आपकी सॉइल के अंदर रहते हैं, है ना, तो उनको भी सपोर्ट कर रही है। लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम क्यों है, क्योंकि एनिमल्स को कंटेन कर रही है, पानी को ट्रांसफ़र करती है, सब कुछ करती है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, लिविंग सिस्टम। देन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, रिलीफ, कि भैया प्लेन एरिया से बनी है, माउंटेन से बनी है, प्लेट्यू से बनी है, किससे बनी है, लावा से बनी है, तो डिपेंड करेगा।
पेरेंट रॉक क्या है, मतलब कौन से रॉक के टूटने से ये सॉइल बनी है, उस पर डिपेंड करता है सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर, राइट, और सॉइल का नेचर। बेड रॉक मतलब कि जो आप सॉइल स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें सबसे नीचे वाला जो रॉक होता है उसको हम कहते हैं बेड रॉक। क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में पाई जाती है सॉइल, उसका भी डिपेंड करता है उसका नेचर। देन वेजिटेशन, ठीक है, किस तरीके के फॉरेस्ट एरियाज़ में होगी, वहाँ पर उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वहाँ पर किस तरीके के मैन्योर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैन्योर्स उसको, फर्टिलाइजर्स उसको मिलेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। और अदर ऑर्गेनिजम्स, गेटिंग, जो उसके ट्रांसफ़र में यहाँ से वहाँ मदद करते हैं। देन इट कंटेन्स ऑर्गेनिक ह्यूमस एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब पेड़ से पत्ती गिर के सॉइल में गिरी, ठीक है। अब सॉइल में गिरी तो क्या होगा, अगर उसको वहाँ से कोई नहीं हटा रहा है, वो कहीं नहीं जा रही, तो थोड़े समय में वो क्या होगा, वहीं पर सड़ कर और दोबारा उस सॉइल में मिल जाएगी, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाएगा। लेकिन अगर आप कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो सॉइल में जा ही रहा है ना। जैसे आपने अगर आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक में आएगा। सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल। इनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें हर सॉइल के बारे में पढ़ना ही है। चलो भाई, एलुवियल सॉइल के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखने में हो सकता है आपको लगे बहुत ज़्यादा लिखा है मैडम ने, लेकिन इससे छोटा बिलीव मी पढ़ाने के लिए मैं नहीं लिख सकती थी। हाँ, आप पढ़ने के लिए इसमें से और 2-4 पॉइंट काट सकते हैं। कब काट पाओगे, जब इसको 2-3 बार पढ़ लोगे, ठीक है। रादर अगर आपको नहीं भी काटना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम आप 2 से 4 बार पढ़ लो, ठीक है, गैप में। आज सुबह पढ़ लो, फिर आज रात में पढ़ लो, कल सुबह पढ़ लो, कल रात में पढ़ लो, फिर दिन में एक बार कभी देखना है तो देख लो, 2 दिन में एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे कर करके ना याद हो जाएगा। दिमाग को ट्रिक करने के तरीके हैं जो सीखने पड़ते हैं। एलुवियल सॉइल देखते हैं। एलुवियल सॉइल को एक तरीके से माना जाता है बेस्ट। कारण, बेस्ट मानने का कारण ये है कि ज़्यादातर क्रॉप्स को सपोर्ट कर देती है ना, बहुत वाइडली स्प्रेड है इंडिया में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा मिलती है। कौन सी 3 रिवर बनाती है नॉर्दर्न प्लेन्स, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा लिखा है, स्पेलिंग सही थी, जगह कम थी। लेकिन यहाँ पे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है तो उससे एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाती है, गुजरात और राजस्थान तक, ठीक है। ये गुजरात है और ये राजस्थान। नोट्स बनाने में आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स अपने लिए यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है, ठीक है। कौन से डेल्टा रीजन में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, ठीक है। पढ़ लिया ना हमने, अब यहाँ देखेंगे हम इंडिया का मैप। देखो, ये हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, दीज आर योर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब ये जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनको 3 रिवर मिलके बना रही है। यहाँ से इंडस, इस तरीके से इंडस, यहाँ पर रिवर गंगा है और यहाँ पर है आपकी रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो ये वाला जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी में मिलती है एलुवियल सॉइल, समझ गए। नॉर्दर्न प्लेन से ये राजस्थान और गुजरात वाले हिस्से में भी थोड़ी थोड़ी सी आपको एक्सटेंडेड मिलेगी, राइट। फिर हमने देखा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जहाँ पर आपकी 3-4 रिवर के जो नाम हमने देखे, है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका जो डेल्टा रीजन बनता है, ये इनका डेल्टा रीजन है, ठीक है। ये है इनका डेल्टा रीजन, राइट। तो इस रीजन में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ज्योग्राफी याद करने में समस्या है तो इसका मतलब क्या है कि हम मैप्स की मदद आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। अभी इतना बड़ा पॉइंट था, हमने बिल्कुल 2 मिनट में समझ लिया इसको, ठीक है। फिर इट कंसिस्ट सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। टेक्सचर में और क्वालिटी में फ़र्क है। एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। अब भाई ये तो केमिकल कंपोजिशन है, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। आइडियल किन किन क्रॉप्स के लिए, सारी क्रॉप्स को सपोर्ट लगभग कर देती है। आइडियल है शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल और पल्सेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं बांगर और न्यू एलुवियल को बोलते हैं खादर। अभी जो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे, ठीक है, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो 4 वो होते हैं, लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होता है भाबर, मतलब बड़े बड़े पत्थर। सबसे पहले नदी जब स्पीड कम करती है तो बड़े बड़े पत्थरों को रोकती है। उसके बाद यहाँ पर होता है तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन मतलब स्वैम्पी और मार्शी, दलदल जैसा हिस्सा।
इसके बाद होता है यहाँ पे ओल्ड एलुवियल, मतलब जो पुरानी मिट्टी है, पिछले साल वाली जो मिट्टी है वो होती है ओल्ड एलुवियल, या फिर उसको क्या कहा जाता है, बांगर, जो हमने यहाँ पर देखा, राइट। लास्ट वाली जो होती है ये सबसे फर्टाइल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यू फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है न्यू एलुवियल, और इसको बोलते हैं, मतलब एक और दूसरा नाम है इसका, घर का नाम क्या है इसका, खादर, ऐसे समझ लो, राइट। सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सा पार्ट होता है, खादर। तो एज में किन किस में डिवाइड होगी, ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल, गेटिंग। ओल्ड एलुवियल में ज़्यादातर आपको कंकड़ मिलते हैं, राइट, और न्यू एलुवियल में फाइन पार्टिकल्स, तो ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, सिंपल। ज़्यादा फर्टिलिटी होगी तो इंटेंस कल्टीवेशन, ज़्यादा कल्टीवेशन ज़्यादा एग्रीकल्चर, तो डेंस पॉपुलेशन, जहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा वहाँ लोग बसेंगे, सिंपल है, ठीक है। ड्रायर एरियाज़ में यही सॉइल थोड़ी सी अल्कलाइन हो जाती है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो प्रोडक्टिव हो सकती है। ये हो गया हमारा एलुवियल सॉइल के बारे में। अब आप इस मैप में एलुवियल सॉइल को देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी एलुवियल सॉइल, ये देखो नॉर्दर्न प्लेन वाले हिस्से में हमको बराबर देखने को मिल रही है, ये इधर पे भी ब्रह्मपुत्र वाली जो रिवर बना रही है, ये आपका राजस्थान वाले या गुजरात वाले हिस्से में, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपके ईस्टर्न कोस्ट में, डेल्टा रीजन में, यहाँ ये देखो ये डेल्टा रीजन में दिख रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट एलुवियल सॉइल। नाउ कमिंग टू ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लैक कलर की है इसलिए ब्लैक सॉइल। एक और नाम है इसका रेगुड़ सॉइल, ठीक है। कॉटन के लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छे से इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, कॉटन, ठीक है। तो कॉटन के लिए अच्छी है, इसलिए इसको एक और नाम दे देते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, राइट। पॉइंट्स को रिलेट करके पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक। लावा से बनती है इसलिए फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कहाँ बनेगी, डेक्कन ट्रैप, यानी डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में, ज़्यादातर नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू। रीजन्स देख लो, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा। आगे पढ़ने से पहले चलते हैं एक बार ब्लैक सॉइल देख के आएंगे, ठीक है। दिस इज़ योर ब्लैक सॉइल, दिख ही रही है ब्लैक कलर में, ठीक। हमने देखा ये वाला जो हिस्सा है ये डेक्कन ट्रैप, इसको ये इस तरीके से जो उल्टा ट्राइंगल बनता है इसको बोला जाता है डेक्कन ट्रैप। ये बेसिकली बेसॉल्ट से बना है, ठीक है, लावा, इसलिए इसका कलर ब्लैक है। और ये सबसे अच्छा कौन सी क्रॉप के लिए है, हमारी कॉटन। थोड़ा सा ये वाले हिस्से में भी आएगी, और ये आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, राइट, यहाँ पर भी डेल्टा रीजन में आपको देखने को ये सॉइल मिल जाती है। खासियत क्या है, मॉइस्चर होल्ड कर लेती है अच्छा खासा, ठीक है। मॉइस्चर होल्ड कर लेती है मतलब क्या है कि क्रॉप्स को, जिन क्रॉप्स को अच्छा पानी चाहिए है वहाँ पर ब्लैक सॉइल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा देती है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। अब देखो ये जो आपके कैल्शियम बोल रही हूँ, आपका जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, ये आपको हर सॉइल का याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऑल्दो इनके चांसेस होते हैं एमसीक्यूज़ में पूछे जाने के, लेकिन हार्डली कोई एक आधी एमसीक्यू आएगा। उसके लिए अगर आप सारी क्रॉप्स का ये याद करके बैठ रहे हैं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर याद करें। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको किसी सॉइल के बारे में लिखने भी आ रहा है ना, तो मेक श्योर कि अगर जैसे 4 से 5 पॉइंट उस क्रॉप के बारे में याद कर लो, ठीक है, जिसमें ये ना आते हो तो भी काम बन जाएगा, है ना। तो ऐसा स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छी है, कर सकते हो तो याद कर लो, कुछ गड़बड़ भी नहीं है उसमें। किस में अच्छा नहीं है, फॉस्फोरिक कंटेंट में, ठीक है। ये याद नहीं हो रहा, चलेगा, ये याद होता है तो 1 पॉइंट बन गया, राइट। समर में क्या होता है, एरेशन, यानी हवा प्रोवाइड कराने के लिए सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स को ये क्रैक्स डेवलप कर लेती है, ठीक है। लेकिन जब ये गीली होती है ना, शावर्स जब आते हैं और अगर आपने इनको तुरंत टिल नहीं किया, तुरंत मिट्टी को टिलिंग नहीं हुई उसकी, तो फिर इसमें काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक सॉइल। दूसरी सॉइल देखेंगे, लेटराइट। अब लेटराइट सॉइल जो है लेटिन वर्ड से बनी है, लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रेक, यानी कि ईट, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों हिस्से में मिल जाती है, राइट, विथ ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। किस में डेफिशिएंट है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा कोई प्लांटेशन या बहुत अच्छा कोई एग्रीकल्चर हो तो ऐसा
नहीं है। ठीक, कहाँ ज़्यादा मिलेगी हमको? सदर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राइट, एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ह्यूमस में रिच है, ठीक है, क्यों? क्योंकि लीचिंग करती है। लीचिंग करने का मतलब क्या है कि जब बारिश होती है ना, तो पानी ये अपने बीच में से पानी को अंदर जाने की जगह देती है डीप तक। ओके, देन इरोजन और डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है, प्रोन है मतलब वर्नरेबल है, एंड अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करके इसको भी प्रोडक्टिव किया जा सकता है। हिली एरियाज़ में भी, इवन तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका जैसे एरियाज़ में भी, है ना। ऐसे एरियाज़ में, हिली एरियाज़ क्योंकि कोल्ड होते हैं, हिली एरियाज़ कैसे होते हैं? कोल्ड, है ना, क्लाइमेट यहाँ का कोल्ड होता है, तो यहाँ पर टी और कॉफ़ी क्योंकि इनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इनको कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। रादर आप फूड क्रॉप्स में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट है। कैश्यू नट्स यानी कि काजू, ठीक है, उसमें उसको यूरो करने के लिए लेटराइट सॉइल का यूज़ किया जा सकता है। रेड लेटराइट सॉइल जो होती है वो कहाँ मिलती है हमको? तमिलनाडु, केरला और आंध्रा। रेड लेटराइट मतलब जिसका कलर थोड़ा ज़्यादा रेड है, ठीक है। लेटराइट सॉइल देख लेते हैं मैप में एक बार। ये देखो, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा इधर भी दिख रहा है, मतलब बहुत ही कम कम है ऑल दो, लेकिन ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो इंडिया में डिवाइडेड है आपकी अलग अलग जगह पर लेटराइट सॉइल। हर सॉइल के बारे में कुछ एक या दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो यूनिक है, जो जल्दी याद हो जाएंगे। वैसे पॉइंट्स पे फोकस करना ज़रूरी है पहले, ठीक है। अब देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेड और येलो कलर में के बीच में कहीं ये होगी, ठीक है। लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, जब इसमें पानी सफिशिएंट होगा तो येलो दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर रेड दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आयरन या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या किया गया है? डिफ्यूज़ किया गया है, नेचुरल, नॉट बाय एनी ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको नहीं पता है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँगी। लो रेनफॉल एरियाज़ में हमको मिलेंगे, ठीक है। देन लो रेनफॉल एरियाज़ कौन कौन से यहाँ पर हमको बता रहे? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न मतलब ये वाला, ये अगर आपका डेक्कन प्लेट्यू है तो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इस एरिया में, ठीक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन एंड पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नाउ कमिंग टू एरिड सॉइल। एरिड बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ड्राई, मतलब कौन से रीजन में मिल रही है हमको सॉइल? ड्राई रीजन्स। ड्राई रीजन्स इंडिया के कौन कौन से हैं? राजस्थान, ठीक। चलो देखो, रेड टू ब्राउन इन कलर। टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी। सैंडी और सॉइल में क्या डिफरेंस? सैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? सैंड जो है वो रेत होती है और सॉइल मतलब होता है मिट्टी। अब ये पानी को कंटेन कर सकती है, लेकिन ये पानी को कंटेन नहीं कर सकती। इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसमें काफ़ी कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। सॉइल में लगभग बहुत सारी, ऑलमोस्ट हर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सैंड में हर क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते आप, राइट। देन ज़्यादातर इसमें क्या मिलेगा आपको? पत्थर, जिसको कंकड़ भी बोला जा रहा है, ठीक है। बॉटम हॉरिजॉन्स यानी कि जो आप सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं उसमें ज़्यादातर आपको इसमें कंकड़ देखने को मिलेंगे नीचे वाले हिस्से में। फिर जिसके कारण क्या होता है कि मिडिल या फिर अगर लोअर एरियाज़ में है तो वहाँ पर ये पानी का इन्फिल्ट्रेशन होने नहीं दे पाते, राइट। इसलिए यहाँ पर ड्राइनेस आती है, ठीक। इसलिए सैंडी जो सैंड जो है उसका भी नेचर कैसा हो जाता है कि वो पानी को कंटेन नहीं करते। लेकिन अगर प्रॉपर इरिगेशन दिया जाए, ड्राई एरियाज़ में किस टाइप का इरिगेशन देते हैं? ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम्स, नोजल सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। इन सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन पहुँचा सकते हैं, जिसके कारण इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है वेस्टर्न राजस्थान। देख लो एरिड सॉइल दिख ही रही है यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान रीजन में। नाउ कमिंग टू फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट एरियाज़। फॉरेस्ट एरियाज़ माउंटेनियस और हिली एरियाज़ में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर ज़्यादा रेन फॉरेस्ट होंगे। रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे इक्वेटर के पास वाले ऐसे फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पर लगभग साल भर पानी गिरता है, ठीक। लोमी होंगे, सिल्टी होंगे इन वैली एंड साइड्स, ठीक है। लोमी, सिल्टी, ये सब क्या होता है, नेचर है ना, कि भाई अब यहाँ पर पानी गिरेगा तो वो पानी को तो कंटेन करेगा ना, ठीक है। और सिल्टी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सिल्ट स्ट्रक्चर भी उसमें आपको देखने को मिल जाता है। कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप, कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब यहाँ पर है रफ, तो थोड़ा सा आपको रफ टेक्सचर भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। स्नो कवर्ड हिमालयाज जो होते हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन अगेन मीन्स अ काइंड ऑफ इरोजन, ठीक है। एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, एसिडिक हो जाते हैं ये नेचर में, है ना, और ह्यूमस इनमें बहुत ही कम होता है। तो फॉरेस्ट सॉइल में भी आप ये मान के चले कि हर टाइप का एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो सकता, बहुत ही सिलेक्टेड एग्रीकल्चर यहाँ पर हम कर सकते हैं, है ना। लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज़ में थोड़ा बहुत हमको ठीक ठाक सॉइल मिल जाती है जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। रिवर टेरेसेस होते हैं, है ना, ज़्यादातर आपने माउंटेनियस एरिया में देखा होगा कि टेरेस फार्मिंग होती है, टी गार्डन्स वगैरह जो होते हैं वो उसी फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। कारण क्या है, पानी को बचाने का भी और दूसरा सॉइल इरोजन को भी बचाने का, क्योंकि फॉरेस्ट ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में वैसे ही स्लोप है। अब अगर ऐसे में भी आप टेरेसेस नहीं बनाओगे, पानी को कंजर्व नहीं करोगे, सॉइल को कंजर्व नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। पहले समझ लो कि भाई इरोजन क्या होता है। इरोजन का मतलब है कि डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर। डेन्यूडेशन का मतलब होता है एक तरीके से रिमूवल होना, ठीक है। सॉइल कवर का या जो आपका है ऊपरी सतह होती है जो सॉइल की, उसको वहाँ से हटाना नेचुरली और किसी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन, राइट। अब वो फर्टाइल थी, वही वहाँ से उठ के चली गई तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में या कल्टीवेशन में हो जाएगी प्रॉब्लम, राइट। सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन जो होता है, देखो ये क्या होता है, बैलेंस्ड होता है आपके नेचर में। बाय बिकॉज नेचर जो है वो अपना खुद का बैलेंस बना के चलता है, ठीक है, लेकिन वो डिस्टर्ब क्यों होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमंस नहीं होते तो इरोजन नहीं होता, ये बात एकदम ही गलत है, राइट। इसका मतलब क्या है कि नेचर अपने आप भी सॉइल इरोजन करता है, जैसे कि पानी से होता है, फ्लोइंग वाटर से होता है, विंड से होता है। विंड थोड़ी ना ह्यूमन चला रहा है, राइट, ये तो नेचुरल है, ठीक। लेकिन विंड से जो इरोजन हो रहा है वो बढ़ सकता है और ख़तरनाक हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वहाँ पर होने से, गेटिंग। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, ओवरग्रेजिंग हम अपने एनिमल्स को करा ले रहे हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम जो ज़मीन को खाली कर रहे हैं, जो सॉइल है वहाँ से हट रही है, राइट। माइनिंग करने से भी बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। दीज आर दी ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल फोर्सेस क्या हैं, नेचुरल फोर्सेस में आ जाता है आपका विंड, ग्लेशियर, वाटर, ठीक है। ये लोग भी बिना ह्यूमन एक्टिविटी के इरोजन करते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ हमको इरोजन के टाइप्स दिए गए हैं कि भाई गलीज क्या होती हैं। गलीज का मतलब होता है कि क्लेई सॉइल, यानी कि एक तरीके से गीली मिट्टी जिसमें अच्छा खासा पानी है ना, उसके बीच में से जब पानी बहता है, जब उसके ऊपर से पानी बहता है और पानी उसको गड्ढे करते जाता है उसमें, ठीक है, डीप कट्स बना लेता है, तो उसको बोला जाता है गलीज, ठीक है। और इसके कारण बन जाता है वो बैडलैंड, यानी ऐसी ज़मीन, ऐसी मिट्टी जहाँ पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। चंबल में ऐसे ही एरिया को बोला जाता है रेवाइंस। शीट इरोजन क्या है, टॉप सॉइल जो होती है, ऊपरी सतह जो होती है वो वॉश होकर चली जाती है फ्लोइंग वाटर के साथ। ये याद रखना कि इसके साथ जाएगी फ्लोइंग वाटर के साथ, ठीक है। ज़्यादातर स्लोपी एरियाज़ में, स्लोप एरियाज़ में, तो उसको आप बोलेंगे शीट इरोजन, राइट। जैसे कि एक शीट किसी ने हटा दी हो ऊपर की। विंड इरोजन के कारण तो होता ही है। और प्लाउइंग इन अ लॉन्ग वे, अगर आप मिट्टी को पलटा रहे हो खेत में एक बहुत ही गलत तरीके से, है ना, प्लाउइंग कर रहे हो गलत तरीके से, तो वो भी इरोजन का एक कारण बन जाती है। पहले ये देख लो, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, है ना, ये है आपका बैरन लैंड, ये है आपके पास्चर लैंड, है ना, इसकी फ़ोटो मुझे ऊपर ही लगा देनी चाहिए थी। और ये होते हैं आपके फैलो लैंड जो खाली पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से
स्ट्रक्चर्स के रूप में आप इनकी फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, राइट। चलो अभी मैंने आपको पढ़ाया गलीज, ये देखो इस तरीके से ये जो क्लेई सॉइल थी इसके बीच में से इसके ऊपर से जो पानी बह रहा था वो इतना फोर्सफुल था, इतना फोर्स में आया कि उसने क्या किया, इसके बीच में ही स्पेस बनाकर ऐसे छोटी सी ड्रेन जैसे ये बहने लगा। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है, ये देखो कहाँ से होगा एग्रीकल्चर, तो इसको ही ये बना देता है। बहुत लंबे समय में अगर ऐसा चलता है कई सालों तक तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, यू कैन सी हियर, राइट। इसको हम बोल देते हैं बेडलैंड्स। इतना कितना डिफरेंस आ गया देखो ज़मीन से, गेटिंग। इन्हीं को चंबल रीजन में बोलते हैं रेवाइंस, ठीक है, रेवाइंस ऑफ चंबल बेसिन। ये हो गया हमारा सॉइल इरोजन में हमने गलीज देखे। अब देखते हैं कि कंजर्वेशन कैसे होगा, है ना। अगेन प्रॉब्लम है तो सल्यूशन है। कंजर्वेशन देखो कैसे बचाएंगे, 4 तरीके हैं हमारे पास। कंटूर प्लाउइंग करो, टेरेस कल्टीवेशन करो, स्ट्रिप क्रॉपिंग करो और शेल्टर बेल्ट बनाओ, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया, क्यों, बिकॉज मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मुझे कंटेंट भी इक्वली प्रोवाइड कराना पड़ता है समझाने के साथ, राइट। लेकिन हम इसको कितने आसान तरीके से एक पिक्चर की मदद से समझते हैं, राइट, रादर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ समझेंगे। देखो ये होती है आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये जो आपको ब्राउन हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली कल्टीवेशन है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्रॉप लगी हुई है, लेकिन ये स्ट्रिप्स बीच में क्यों लगा दी जाती हैं घास की, है ना, ये ग्रासेस है, ताकि जो रिसोर्स जो आपके ग्राउंड वाटर जो है ना, ग्राउंड वाटर को कवर करके रखे ये घास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पर इस समय देखो कोई आपको प्लांट्स नहीं दिख रहे, राइट, तो ये क्या करेगी, जितना भी रेनफॉल का पानी था या सरफेस रन ऑफ था या जो अंडरग्राउंड वाटर था, है ना, उसको मैनेज करके रखेगी, राइट। तो जब तक यहाँ पर हमने क्रॉप नहीं लगाई है तब भी हमने यहाँ पर घास लगाई हुई है, गेटिंग, उस पानी को कंजर्व करने के लिए। और इसलिए कि अगर मान लो इसके ऊपर से पानी फ्लो होके जाता है तो भी ये जो इसकी घास है ये क्या करके रखेगी, कुछ पानी को मिट्टी में सोख के रखेगी, है ना, ताकि पूरा यहाँ पर वाटर वेस्टेज भी ना हो और दूसरी चीज़ यहाँ पर सॉइल इरोशन भी ना हो जाए। दिस इज़ टेरेसिंग। ये देखो टेरेसेस बने दिख रहे हैं, छोटे छोटे से टेरेसेस। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा माउंटेन्स में, ठीक है, या फिर हिली एरियाज़ में। माउंटेन्स और हिली एरियाज़ में क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये टेरेसेस नहीं होते, ये नेचुरल नहीं है, इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। दीज आर मैन मेड, इनको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, ताकि यहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सके। पहाड़ों को हम इस तरीके से काटते हैं और टेरेसेस बनाते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पर पानी आता है, राइट, यहाँ पर पानी आया तो अब जब यहाँ का पानी सोख, ये जो एरिया है जब इसको सोख लेगा तो जो एक्सेस पानी है वो अपने आप बह के नीचे चला जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ होगी, फिर ये बह के नीचे चला जाएगा, फिर सेम प्रोसीजर यहाँ हो, फिर ये बह के नीचे चले जाएगा। ऐसे में क्या होता है, कम पानी में इरिगेशन भी हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा पानी क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि सरफेस रन ऑफ होगा और सॉइल इरोशन हो जाएगा। और अगर सीधी स्लोप होती तो पानी तो कहीं रुकता ही नहीं, कुछ सोखने का मौका नहीं देता किसी भी क्रॉप को, सीधा यहाँ से ऐसे फ्लो हो जाता, ठीक है। और जब ऐसे फ्लो हो जाता तो उसके साथ क्या होता, सॉइल इरोशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके बहुत सारे नुकसानों को एक साथ होने से बचा लेते हैं। सॉइल इरोजन भी बच गया, पानी को भी कंजर्व कर लिया और कल्टीवेशन भी हो गया माउंटेन एरियाज़ में, समझे। नो टिल प्लांटिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टिलिंग नहीं की जाती। एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप जो होती है उसको वैसे का वैसा ही क्या कर देते हैं, दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं ना। जो डेड प्लांट्स थे या पिछले साल के पिछली क्रॉप के जो प्लांट्स थे बचे हुए, उनको हार्वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, उनको वहीं रहने देते हैं ताकि वो क्या करें, अपनी रूट्स से सॉइल को पकड़ कर रखें। देन विंड ब्रेक्स, इन्हीं को आप क्या कह देते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, राइट। क्यों बने हैं ये, ताकि यहाँ की और दूसरी तरफ की जो क्रॉप है, ठीक है, इसके बीच में अगर यहाँ पर हवा भी चल रही है या पानी भी कभी आ जाता है तो ये एकदम से दूसरे एरियाज़ को अफेक्ट ना करे, ठीक है, या एकदम से क्रॉपिंग एरिया जो है उसको अफेक्ट ना करे और ये विंड्स को भी अपने बीच में उलझा लें और पानी को भी इतना पावरफुल ना होने दे, पानी की भी ताकत को कम करे, ताकि वो क्या बचाए, सॉइल इरोशन और लैंड डिग्रेडेशन।
ठीक, इनको शेल्टर बेल्ट या फिर विंड ब्रेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, जनरली आप देखते हैं ना कि ऐसे बीच में खेत होता है और उसके ऐसे चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं, भले एक एक लेयर लगाई जाए लेकिन लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, राइट, दीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स। कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉप को ऐसे लगाना जैसे कि हिल्स के कंटूर है, मतलब जैसी हिल्स है, जहाँ जहाँ पर हिल्स पे आपको कर्व्स देखने को मिलेंगे वैसे वैसे ऊपर नीचे ही सही क्रॉप्स को लगा दिया जाता है, राइट। ये सरफेस रन ऑफ को भी रोकती है और आपके सॉइल इरोजन को भी कम करती है, ठीक है। देन कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स का मतलब क्या है कि कुछ फील्ड्स जो होते हैं उनको साल भर किसी न किसी क्रॉप से कल्टीवेटेड रखा जाता है, ठीक है, भले ही सीज़न हो या नहीं हो। कारण क्या है, क्योंकि अगर इसको खाली छोड़ेंगे तो इसका इरोजन वाटर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, या फिर ओवर ग्रेजिंग के कारण भी हो सकता है। खाली मत छोड़ो, ठीक है, कुछ नहीं तो घास ही सही या कोई भी दूसरा प्लांट लगा रहे हो, कोई एक्स्ट्रा क्रॉप लगा रहे हो, लेकिन कवर क्रॉप्स हमेशा साल भर लगी हुई है, राइट। सो दीज आर सम मेथड्स जिनकी मदद से हमने क्या कर लिया है, सॉइल कंजर्वेशन। आप चाहें तो इनके डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो वो पिक्चर में जो डेफिनेशंस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सब कुछ समझकर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चेकर कभी भी ये नहीं सोचता या आपका टीचर कभी भी ये नहीं सोचता है कि हमने जो सिखाया है या जो बुकिश लैंग्वेज है बच्चा वही लिखे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी टॉपिक का जिस्ट समझा सकें, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक जस्टिफाइड आंसर जो है वो हमको प्रोवाइड कराना है अपनी आंसर शीट में। गेटिंग? चेकर को समझ आना चाहिए कि आपको समझ में आ गया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस इज़ मी। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, क्लास 10th ऑल्दो मिड सेशन में जब चालू करने की कोशिश की थी, सिर्फ 2 चैप्टर कवर किए थे और टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया। अभी आई बिलीव्ड कि एक ट्राई और देख के देखते हैं, है ना, कम समय है, सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन इफ़ेक्टिव होके काम कर सकती थी मैं, इसलिए मैंने दोबारा से ये अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपको समझ आया है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लस अगर आपको इस लेक्चर में दी गई टिप्स या ट्रिक्स पसंद आई है, स्मार्ट तरीके जो पढ़ाने के थे पसंद आए, फ्लो चार्ट्स या नोट्स बनाने का तरीका पसंद आया है, देन लाइक द लेक्चर, कमेंट बिलो, जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है वो आप बताएं, ठीक है। शेयर दिस लेक्चर विथ योर 10th क्लास फ्रेंड्स, ठीक है, आपके स्कूल के हैं, कोचिंग के हैं, मोहल्ले के हैं, कहीं पर भी हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो आई बिलीव दैट आई डिज़र्व्ड टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ताकि जो मदद आपकी हो रही है वो उनकी भी हो सके, राइट। एंड अल्टीमेटली don't forget to subscribe to my channel.